नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं पूनम यादव। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदाएं। तो प्राकृतिक संकट क्या होते हैं और प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संकट एक ऐसी समस्या होती है जिससे मनुष्य और प्रकृति को आने वाले समय में नुकसान होने की संभावना होती है, वो प्राकृतिक संकट होते हैं। ठीक है, यानी ऐसे हालात या ऐसी घटना होती है जिसके कारण से आपदा जनरेट हो सकती है, आपदा आती है, प्राकृतिक संकट कहलाते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि आपदा की प्री कंडीशन ही क्या होती है, प्राकृतिक संकट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्राकृतिक आपदाएं किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं मानव या प्रकृति के द्वारा ऐसे कारक होते हैं जिनके द्वारा उत्पन्न घटनाएं जो कि वर्तमान में उनके कुप्रभाव देखने को मिल रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रज्वलित समस्याएं ही क्या होती हैं, आपदाएं होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं के अलग अलग प्रकार होते हैं, यानी प्राकृतिक आपदाओं को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मानवीय समस्याएं या मानवीय आपदाएं, ये ऐसी आपदाएं होती हैं जिनका मानव के द्वारा हस्तक्षेप के कारण से या मानव के द्वारा उत्पन्न जो समस्याएं होती हैं या आपदाएं होती हैं, उन्हें मानवीय आपदाएं कहते हैं। सेकंड है प्राकृतिक आपदाएं। प्रकृति के द्वारा जनित आपदाओं को हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं, जिसमें भी अलग अलग पार्ट्स हैं। नंबर 1 वायुमंडलीय आपदाएं। नंबर 2 पे है भौमिक आपदाएं या भूमिगत समस्याएं। नंबर 3 पर है जलीय आपदाएं। नंबर 4 पे है जैविक समस्याएं। अब इन प्राकृतिक आपदाओं के अंदर सबसे फर्स्ट वाला पार्ट है वायुमंडलीय आपदाएं या वायुमंडलीय घटनाएं। ये कौन सी होती हैं? जो वायुमंडल के द्वारा उत्पन्न होती हैं वो समस्याएं वायुमंडलीय आपदाएं कहलाती हैं। जैसे तूफान का आना या चक्रवात का आना, हैरिकेन, टॉर्नेडो, इन सभी का आना, या शीत लहर का आगमन, ये सभी समस्याएं कौन सी होती हैं? वायुमंडलीय आपदाएं होती हैं। नेक्स्ट है भौमिक। भूमि के आंतरिक भाग से उत्पन्न या भूमि के अंदर उत्पन्न समस्याएं या भूमि के जो बाहर वाला पार्ट है जिसमें उत्पन्न समस्याएं या भूगर्भ में उत्पन्न समस्याएं भौमिक समस्याएं कहलाती हैं, जैसे या भौमिक आपदाएं कहलाती हैं। इनके कारण से कौन कौन सी आपदाओं की उत्पत्ति होती है? जैसे भूकंप का आना, जैसे ज्वालामुखी का फटना, या लैंडस्लाइडिंग का होना, हिमस्खलन का होना, और मृदा के अपरदन आदि आपदाएं भौमिक आपदाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है जलीय आपदाएं। जल के द्वारा जनित जो आपदाएं होती हैं उन्हें जलीय आपदाएं कहते हैं। जैसे बाढ़, सुनामी का आना, लहरों का या समुद्री धाराओं का आना, ज्वार की उत्पत्ति, ये सभी समस्याएं जलीय आपदाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है जैविक समस्याएं या जैविक आपदाएं किसे कहेंगे? तो जीवों के द्वारा जनित जो आपदाएं हैं उन्हें हम जैविक आपदाएं कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया, फफूंद, जैसे टिड्डियां, टिड्डियों का आगमन होना,
या बैक्टीरिया या फफूंद के द्वारा अन्य महामारी या अन्य बीमारियों की उत्पत्ति का होना, जैसे डेंगू, जैसे फ्लू। इन सभी आपदाओं को प्राकृतिक आपदाएं कहा जाता है। ठीक है। मानव के द्वारा जनित जो समस्याएं हैं उनके कारण से जिन आपदाओं की उत्पत्ति होती है, जैसे संसाधन का अत्यधिक विदोहन होने के कारण से उत्पन्न समस्याएं हैं, या फिर गैस संयंत्र की स्थापना भी एक संकट का रूप है। इन प्राकृतिक आपदाओं से भारी जान माल की हानि होती है। भूमि की संरचना अस्त व्यस्त हो जाती है। मानव अधिवास नष्ट हो जाते हैं। इनके कारण से जीव जंतु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से अन्य समस्याएं भी प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा से उत्पन्न होती हैं। अब देख लेते हैं प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं। पर्यावरण असंतुलन और पृथ्वी की आंतरिक हलचल जब भयानक रूप धारण कर लेती हैं तो उसे प्राकृतिक आपदाएं कहा जाता है। जैसे बाढ़ का आना, जैसे भूकंप की प्राप्ति, जैसे तूफान का आना, सुनामी, ज्वालामुखी, हिमस्खलन, भूस्खलन आदि घटनाओं को प्राकृतिक आपदाएं कहा जाता है, और जिनके कारण से जन और धन दोनों की हानि होती है। प्राकृतिक आपदाएं परिवर्तनशील होती हैं। ठीक है। और इनका दुष्प्रभाव मानव समाज व सभी जीवों पर देखने को मिलता है। वातावरण प्रदूषण के कारण से और जलवायु परिवर्तन के कारण से प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न होती हैं। प्राकृतिक आपदा वह प्राकृतिक स्थिति है जो मानव भौतिक और पर्यावरणीय और सामाजिक क्रियाकलापों को व्यापक रूप से प्रभावित करती है। जब आपदाएं आती हैं तो वो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और सामाजिक क्रियाकलापों का तथा मनुष्य के तथा जो प्राकृतिक पर्यावरण है उन सभी को प्रभावित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपदा शमन रणनीति के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के स्तर में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है। यानी सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं चीन में आती हैं और चीन के बाद में भारत में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। हर वर्ष 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। तेरह अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य आपदा के प्रभाव को कम करना तथा विश्व समुदाय द्वारा आपदा के विषय में किए गए प्रयासों का आंकलन करना है। ठीक है। तो आपदाएं आने से पहले ही हम उन आपदाओं का निराकरण करने की कैपेसिटी रखें, इसके लिए क्या किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण डे मनाया जाता है। डिफरेंस बिटवीन नेचुरल हैजार्ड्स एंड नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर यानी आपदा और संकट में क्या अंतर होता है। इंट्रोडक्शन में बताया था आपको कि संकट क्या होती हैं। ये समस्याएं होती हैं जिनके कारण से आपदाएं आ सकती हैं। ठीक है। आपदा आने का कारण क्या होती है, संकट होते हैं। तो पहले क्या आता है, संकट, और उसके बाद में आती हैं आपदाएं। वर्तमान में जो घटना घटित हो रही है, जिसके कुप्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं, वो आपदा कहलाती है, और आपदा की ही प्री कंडीशन होती है वो संकट कहलाती है, या समस्याएं जिनके कारण से हमें लगता है कि आपदा की समस्या आ सकती है या संकट आ सकता है। ठीक है। संकट एक ऐसी समस्या है जिससे हमें किसी भी प्राकृतिक वातावरण में या मनुष्य के ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ेंगे या आपदाएं क्रिएट होंगी, ऐसी संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं संकट में।
तो संकट एक स्मॉल एरिया पर घटित होता है और इसी का एक विस्तारित रूप आपदा कहलाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे जल संकट। जैसे नदी का होना एक संकट है, ठीक है, और उस नदी में अचानक से जल स्तर का बढ़ना आपदा कहलाएगी, यानी बाढ़ जनरेट होगी। किसके कारण से? नदी में वाटर लेवल बढ़ जाने के कारण से। इसी के साथ में देखिए, जैसे गैस संयंत्र आप या विभिन्न गैसों के उत्पादन के लिए आप संयंत्र लगाते हैं, वो संकट का रूप है और उन्हीं के कारण से आपदा क्रिएट होती है। गैस का रिसाव या फिर गैसों का एकदम से फैलना या त्रासदी होना, ये सभी क्या हैं? आपदाएं हैं। लेकिन इससे पहले की जो स्टेज होती है वो क्या होते हैं? संकट होते हैं। जैसे जल संकट का होना। प्राकृतिक आपदा के दो कारण होते हैं। पहला प्राकृतिक कारण होता है जिसमें वायुमंडलीय परिवर्तन होता है या भूगर्भीय हलचल होती है, यानी भौमिक कारण होता है जिनके कारण से ज्वालामुखी उद्गार होता है और भूकंप, मृदा अपरदन आदि की आपदाएं आती हैं। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन के कारण से या उल्कापात आदि सभी के कारण से जो आपदाएं आती हैं उनको प्राकृतिक कारण कहा जाता है। और दूसरा कारण है मानव जनित कारण, जिसमें आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण, शहरीकरण आदि की समस्याएं शामिल होती हैं। हजार्ड, डिजास्टर और कैटास्ट्रोफिक क्या होते हैं? आप दो के बारे में पढ़ चुके हैं। हजार्ड्स क्या होती हैं? आप संकट होते हैं। और डिजास्टर क्या होते हैं? आपदाएं होती हैं। और इन सभी की जो वर्तमान कंडीशन है, जो कि एक भीषण समस्या है जिससे हम वर्तमान में सामना कर रहे हैं, आपदा की ऐसी स्टेज जिसमें वर्तमान में हम भीषण समस्या का सामना कर रहे हैं, वो कैटास्ट्रोफिक कहलाता है। ठीक है, यानी प्रज्वलित जो समस्या है वो कैटास्ट्रोफिक कहलाती है। प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे अर्थक्वेक का, वॉल्केनो का आना, लैंडस्लाइडिंग का होना, हैरिकेन का या फिर हीट वेव का होना, सुनामी का आना, जंगल में आग का लगना है, या टॉर्नेडो या बाढ़ या फिर सूखा, ये सभी प्राकृतिक आपदाएं और संकट होते हैं। प्राकृतिक आपदाएं कई प्रकार की होती हैं। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, शीतलहर, बाढ़, आग और सूखा। आपदाओं के प्रकार जैसे भूगर्भिक आपदाएं या भौमिक आपदाएं, ज्वालामुखी, भूकंप का, सुनामी का, लैंडस्लाइडिंग का या हिमस्खलन का होना भौमिक आपदाएं कहलाता है। नेक्स्ट है जलवायु आपदाएं, सागर जल का बढ़ना, तो में खरपतवार का यानी एक्स्ट्रा मटेरियल का ऐड हो जाना समुद्र के अंदर, इसी के कारण से जल का स्तर बढ़ता है और तटीय एरिया में बाढ़ का आगमन होता है। इसी के साथ तूफान के कारण तटीय अपरदन, बाढ़, सूखा और जंगलों में आग का लगना जलवायु आपदाएं कहलाते हैं। जैविक आपदाएं क्या होती हैं? महामारी और जनता के स्वास्थ्य संबंधी संकट का होना जैविक आपदाएं कहलाता है। जो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया से जनित बीमारियां होती हैं या महामारियां होती हैं, उन्हें हम जैविक आपदाएं कहते हैं। नेक्स्ट, प्रतिकूल तत्व यानी युद्ध का होना या उग्रवाद, अतिशवाद, चरमपंथीवाद या विद्रोह का होना, ये सभी प्रतिकूल तत्व होते हैं जिनके कारण से आपदाएं आती हैं, जो कि मानवीय आपदाएं होती हैं। मूलभूत सुविधाओं का विघटन होना या मूलभूत सुविधाओं में कमी के होने के कारण से क्राइम बढ़ते हैं और प्रतिस्पर्धाएं बढ़ती हैं और इन्हीं के कारण से आपदाओं का आगमन होता है। जन समूह का नियंत्रण से बाहर होना प्राकृतिक आपदाओं का कारण है।
भारत में आपदा को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। जल तथा जलवायु से जुड़ी आपदाएं, जिसमें चक्रवात आते हैं, बवंडर है, तूफान या फिर ओलावृष्टि, हिमवृष्टि या बादल का फटना, गर्म हवा, लू का आगमन होना या शीतलहर, पूर्वी पवनों का आगमन होना, हिमालयी रीजन में हिमस्खलन का होना और मरुस्थलीय रीजन में सूखे का आगमन होना या समुद्र में क्षरण का होना, मेघ से या बिजली कड़कने आदि की समस्याओं को जल या जलवायु से जुड़ी समस्याओं या आपदाओं की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट है भूमि संबंधी आपदाएं, जिसमें लैंडस्लाइडिंग का होना या अर्थक्वेक का आना, विभिन्न बांधों का टूटना या खदान में लगी आग को हमने भूमि संबंधी आपदाओं में बांटा है। दुर्घटना संबंधी आपदाओं, जिसमें जंगल में लगी आग, शहरों में लगने वाली आग या खदानों में पानी का भरना, तेल का रिसाव होना या फिर इमारतों का ढहना या एक साथ कई बम विस्फोट का होना, बिजली से लगी आग का या हवाई दुर्घटना या सड़क या रेल दुर्घटनाओं को हमने दुर्घटना संबंधी आपदाओं में बांटा है। नेक्स्ट आता है जैविक आपदाएं, महामारियां और कीटों का हमला होना या पशुओं के द्वारा जनित बीमारियां या महामारियां, जहरीले भोजन के सेवन के कारण से उत्पन्न बीमारियां या फिर जैविक आपदाएं कहलाती हैं। रासायनिक आपदाएं, जिसमें औद्योगिकरण एवं परमाणु संबंधी आपदाएं आती हैं, जिसमें रासायनिक गैसों का रिसाव होता है और बम गिरना आदि के कारण से रासायनिक आपदाएं उत्पन्न होती हैं। अब हम अलग अलग समस्याओं को विस्तृत रूप से देखेंगे। फर्स्ट आता है भूकंप। तो भूकंप क्या होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में आंतरिक या बहिर्जात बल के कारण से उत्पन्न हलचल के कारण से, जिससे कि भूमि में कंपन उत्पन्न होता है, भूकंप कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण से भूमि में कंपन का उत्पन्न होना भूकंप कहलाता है। भूकंप के दो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। जिस स्थान से भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम भूकंप फोकस कहते हैं, जिसे हम उद्गम केंद्र कहते हैं या हाइपोसेंटर कहते हैं। जिस स्थान से भूकंप उत्पन्न होता है तथा इसी के बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर भूप्रपट्टी पर या भूमि के धरातल पर बिल्कुल लंबवत जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंप की प्राप्ति होती है, ऐसा स्थान भूकंप एपिसेंटर या भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि आंतरिक भाग जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे उद्गम केंद्र या हाइपोसेंटर कहते हैं। जिस स्थान पर भूप्रपट्टी में सबसे पहले, भूप्रपट्टी के ऊपरी भाग पर जहां सबसे पहले भूकंप की प्राप्ति होती है, देखने को मिलता है भूकंप, वहां अधिकेंद्र कहलाता है या एपिसेंटर कहलाता है। ठीक है, भूकंप किसी भ्रंश के सहारे आ सकता है। भूकंप क्या है? जब धरती की सतह हिलने लगती है या कंपन पैदा होता है उसे भूकंप या अर्थक्वेक कहा जाता है। भूकंप पैदा होने की वजह से पृथ्वी से निकलने वाली जो ऊर्जा है उसी के कारण से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। और भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। भूकंप को इनकी तीव्रता के आधार पर मापा जाता है, यानी कितनी स्पीड के साथ में भूकंप उत्पन्न हुआ है उसी के कारण से इतनी ही अधिक क्षति प्राप्त होगी। कुछ भूकंप बहुत कमज़ोर होते हैं जिन्हें हम महसूस नहीं कर पाते हैं, जबकि कुछ भूकंप बहुत शक्तिशाली होते हैं जो बहुत अधिक तबाही लाते हैं।
किसी एक क्षेत्र में भूकंप का अध्ययन या विशेष समय की अवधि के दौरान अनुभव किए गए भूकंपों की आवृत्ति, प्रकार और आकार के आधार पर किया जाता है, जिसे भूकंपीयता या फिर भूकंपीय गतिविधि कहा जाता है। ठीक है, जब किसी बड़े भूकंप का अधिकेंद्र यानी ऊपरी भाग जहां पर भूकंप प्राप्त होता है समुद्र तट से दूर समुद्र में होता है तो उसके कारण से सुनामी आती है। ठीक है, जो भूकंप धरातल पर आता है वो ही महासागर के तली वाले एरिया में जब उत्पन्न होता है तो उसी के कारण से महासागर में विद्यमान जल है उसमें गति होती है और स्पीड से धाराएं चलती हैं और उन धाराओं को ही क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है। भूकंप भूस्खलन और कभी कभी ज्वालामुखी गतिविधियों को भी जन्म देते हैं। यानी भूकंप के कारण से भूस्खलन भी होता है। पर्वत एरिया में जिन स्थानों पर भूकंप की प्राप्ति होती है और जहां की चट्टानें हैं वो कमज़ोर होती हैं या फिर फोल्ट किसी स्थान पर पड़ा हुआ है और उन्हीं स्थानों पर भूकंप की प्राप्ति होती है तो वहां के भूखंड टूटकर नीचे आते हैं और इसी को भूस्खलन कहा जाता है। इंडिया सिस्मिक जोन, भारत में भूकंप के जो प्रवण क्षेत्र हैं वो 5 हैं। नंबर 1 सबसे अधिक जोखिम वाले क्षेत्र, जहां पर भूकंप की प्राप्ति सर्वाधिक होती है और वहां पर बहुत अधिक तीव्रता वाले भूकंप आते हैं, यानी जिनकी वेलोसिटी 8 से अधिक मैग्नीट्यूड वाले भूकंप यहां पर आते हैं। नेक्स्ट है अधिक क्षति वाले। फर्स्ट में अत्यधिक जोखिम वाले या क्षति वाले क्षेत्र होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 8 से अधिक होता है। दूसरा है अधिक जोखिम वाले क्षेत्र जिनमें 6 से लेकर के 8 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप आते हैं। थर्ड नंबर पर मध्यम जोखिम वाले क्षेत्र होते हैं। फोर्थ नंबर पे निम्न क्षति वाले तथा फिफ्थ नंबर पर अति निम्न जोखिम वाले क्षेत्र होते हैं जहां पर भूकंप रेयर कंडीशन में ही उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले आता है अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र। ये कौन से क्षेत्र हैं जहां सक्रिय जोन होता है, यानी हिमालयी रीजन में कश्मीर घाटी, हिमाचल घाटी, उत्तराखंड घाटी या फिर इसके साथ में ही उत्तर पूर्वी जो एरिया है तथा कच्छ वाला एरिया है, ये सभी अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पर 8 से अधिक मैग्नीट्यूड वाले भूकंप आते हैं। नेक्स्ट देखिए, अधिक जोखिम वाले क्षेत्र ये हिमालयी रीजन में है जहाँ 6 से 8 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप आते हैं। इसी के साथ में बाकी बचा हुआ क्षेत्र है वहाँ पर कम क्षति प्राप्त होती है भूकंप के द्वारा। भूकंप को सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। तथा भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप आने के कारण क्या है? भ्रंश के कारण से भूकंप आ सकता है। चट्टानों में दबाव के पड़ने के कारण से भूकंप की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है सुनामी। सुनामी समुद्री तरंगों को कहा जाता है जो भूकंप के कारण से उत्पन्न होती हैं। ओशियनिक एरिया में जहां तली के बीच में भूकंप प्राप्त होता है
और इसी के कारण से जो जल होता है उसमें एक्स्ट्रा मूवमेंट ऐड हो जाता है, यानी गति बढ़ जाती है जल की अचानक से, और इसी के कारण से तटवर्ती एरिया पर समुद्र का जल पहुंचता है और तटीय क्षेत्रों पर बाढ़ की प्राप्ति होती है, यानी बाढ़ की आपदा उत्पन्न होती है। सुनामी क्या है? एक जापानी शब्द है जो वास्तव में दो शब्दों से मिलकर के बना है, सु अर्थात बंदरगाह और नामी अर्थात विनाशकारी लहरें। ठीक है, यानी समुद्री लहरें जो अत्यधिक व्यापक नुकसान पहुंचाती है बंदरगाह पर, यानी तटीय एरिया पर। समुद्री नितल पर विवर्तनिक हलचलों के कारण से तीव्र भूकंप के परिणाम स्वरूप जिन विनाशकारी समुद्री लहरों का उत्पत्ति होती है उन्हें सुनामी कहते हैं। इन लहरों की गति अपने उत्पत्ति स्थान पर अधिक होती है, लगभग 600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चलती हैं, परंतु ऊंचाई काफ़ी कम होती है, लगभग 3 से 5 फीट। किंतु जैसे जैसे तटीय क्षेत्रों की तरफ बढ़ती है तब इनकी ऊंचाई बढ़ जाती है और गति इनकी कम हो जाती है, तथा तट के साथ में ये 80 से 100 फीट की ऊंचाई तथा 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यहाँ टकराती है, और अधिक ऊंचाई और गति के कारण से ये तटीय भागों में व्यापक विनाश करती है। जब सुनामी लहरों का प्रसार व प्रभाव इतना अधिक हो जाता है कि वे उनकी उत्पत्ति वाले क्षेत्र में समुद्री क्षेत्र को भी पार करते हुए हजारों मील दूरी तक वाले एरिया में महाद्वीप के आंतरिक भागों तक प्राप्त होता है, उसे टेली सुनामी या मेगा सुनामी या समुद्र पारीय सुनामी कहा जाता है, ट्रांस ओशियनिक सुनामी कहा जाता है। जब वो महाद्वीप के आंतरिक भागों में भी प्रवेश कर जाती है तटों को क्रॉस करके। कैसे उठती है सुनामी लहरें? तो सुनामी लहरों के पीछे वैसे ही कई कारण होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा असरदार कारक है भूकंप। इसके अलावा ज़मीन के धंसने के कारण से या ज्वालामुखी समुद्री एरिया में फटने के कारण से हो सकता है, किसी तरह का विस्फोट होने के कारण से, या समुद्र के अंदर उल्कापात यानी उल्का पिंड गिरने के कारण से भी मूवमेंट उत्पन्न होते हैं। सुनामी के प्रभाव तटीय क्षेत्र पर सर्वाधिक देखने को मिलते हैं, जिसमें रेड कलर से दिखाया गया है वेरी हाईली प्रॉन एरिया। जो सबसे अधिक सुनामी से प्रभावित होते हैं वेस्ट बंगाल, नॉर्थ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का तट और तमिलनाडु तट सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। इसके बाद अधिक सुनामी जोखिम वाला क्षेत्र है वो गुजरात तट, महाराष्ट्र तट, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तट और पश्चिमी बंगाल का तट आते हैं। नेक्स्ट, सुनामी के द्वारा समुद्री तटीय क्षेत्रों पर काफ़ी जन धन की हानि होती है। समुद्री जीव तथा मछलियाँ संकट में आती हैं, जो कि तट वाले एरिया में आकर के गिर जाती हैं समुद्री लहरों के कारण से। कोरल या प्रवाल जीवों पर समस्या आती है। समुद्री घास प्रभावित होती है। तटवर्ती क्षेत्रों पर समुद्री कचरा फैल जाता है, जो वापस से लहरों के द्वारा ओशन में विलीन होता है। इसी के साथ तट वाले एरिया में निवास करने वाले लोगों के जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनके अधिवास नष्ट हो जाते हैं। उनके द्वारा किए गई कृषि पर भी प्रभाव पड़ता है और उनके व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है लैंडस्लाइडिंग या भूस्खलन। भूस्खलन भूमि का
कोई भी खंड या टुकड़ा जब सरकता है या ढाल के सहारे खिसकता है उसे कहा जाता है भूस्खलन। ऐसी समस्या कहाँ पर अधिक देखने को मिलती है? पर्वतीय एरियाज में या फिर ढाल वाले एरिया में। ऊंचाई से नीचे की तरफ भूमि के खंड हैं, शिलाखंड है, वो नीचे की तरफ सरकते हैं। भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना है। धरातलीय हलचलों के कारण से पत्थरों का खिसकना या चट्टानों का गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव होना आदि इसके अंतर्गत आते हैं। भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं और इसमें चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों से लेकर के बड़े टुकड़े सम्मिलित होते हैं। पत्थरों को गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टानों के टुकड़े और मिट्टी का बहाव भी इसमें शामिल है। इसका विस्तार कई किलोमीटर की दूरी तक हो सकता है, यानी जिन स्थानों तक ढाल खत्म नहीं होता है उन स्थानों तक इनका मूवमेंट जारी रहता है। भारी वर्षा के कारण से मड फ्लो होता है, यानी मिट्टी के अंदर पानी ऐड हो जाता है और इसी के कारण से मिट्टी बहकर चलने लगती है, जिसके कारण से बाढ़ या भूकंप आने के कारण से भी भूस्खलन हो सकता है। मानव गतिविधियों के कारण से, जैसे पेड़ों को काटना या वनस्पति को स्थान से हटाने तथा सड़क के किनारे पर खड़ी चट्टानों को काटने के कारण से या पानी के पाइपों में रिसाव से भी भूस्खलन हो सकता है। इनके कारण से जो एक्चुअल में रॉक्स होती हैं उनको काटा जाता है, तब इनके दबाव हट जाते हैं और इन्हीं के कारण से भूमि के खंड हैं वो नीचे की तरफ सरकते हैं। ऑटोमेटिक ये गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण से भी नीचे की तरफ सरकते हैं जब चट्टानें कमजोर हो जाती हैं। भूस्खलन से सेंसिटिव क्षेत्र कौन सा होता है? हिमालयी रीजन, जिसमें सबसे अधिक लैंडस्लाइडिंग वाला एरिया है वो कश्मीर घाटी, हिमाचल की घाटी है। इसके बाद अधिक प्रवण वाला क्षेत्र है वो उत्तर पूर्वी भारत है तथा इसी के साथ में ही हिमाचल का बाकी बचा हुआ क्षेत्र है तथा जम्मू एंड कश्मीर का बचा हुआ क्षेत्र आता है। इसके बाद जो दक्षिणी क्षेत्र है पठारी रीजन, वहाँ पर बहुत कम लैंडस्लाइडिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट समस्या है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होते हैं? पृथ्वी का ऐसा भाग या धरातल का ऐसा मुख जिससे ज्वाला निकलती हो या आग निकलती हो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी में केवल ज्वाला ही नहीं निकलती है, उसके साथ में ही अन्य गैसों का तथा जल वाष्प का, अर्थात जल का प्राप्ति होती है। इसी के साथ लावा की प्राप्ति होती है, साथ में हीट निकलती है, ज्वालामुखी कहलाते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसे मुख होते हैं जिनके पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा निकलता है, गैस निकलती है, राख निकलती है और अन्य मटेरियल इसके साथ निकलते हैं। ज्वालामुखी पहाड़ के रूप में होते हैं, यानी ज्वालामुखी अक्सर विस्फोट के साथ में फटते हैं और उनके साथ में आया हुआ मटेरियल है वो खड़ा होने से पर्वत का या पहाड़ का निर्माण होता है। ज्वालामुखी के फटने या पत्थरों के गिरने से होने वाला इरप्शन अपने आप में एक आपदा हो सकता है, यानी ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो भी भूखंड हमें सतह पर प्राप्त होते हैं वो एकदम से उद्गार के साथ में गिरते हैं और जिनके कारण से आपदा आती है। लेकिन इनके कई सारे प्रभाव जो कि इरप्शन के बाद हो सकते हैं वो भी मानव जीवन के लिए हानिकारक होते हैं। लावा आता है जिस आंतरिक भाग से मैग्मा जब सतह पर प्राप्त होता है उसे लावा कहते हैं, जिनके अंदर अत्यंत गर्म व पत्थरों का समावेश होता है जिन्हें ज्वालामुखी में इरप्शन के दौरान उत्पन्न होता है। ज्वालामुखी भारत में सेंसिटिव जोन हिमालयी रीजन है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि हिमालय की ही एक डूबी हुई श्रृंखला है जिस पर नारकोंडम और बैरन ज्वालामुखी
नेक्स्ट है चक्रवाती तूफान। चक्रवात किसे कहते हैं? जब हवा की चक्राकार गति हो जाती है ओशन के अंदर और इसी के साथ में ही जलवाष्प धारण कर लेती है वो हवा चक्राकार जो है समुद्र से, और जब वो महाद्वीप पर प्राप्त होती है चक्रवात कहलाती है। ठीक है। भारत में आने वाले चक्रवात की प्रवृत्ति है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिनकी 3 समय में प्राप्त होते हैं। एक मानसून, पूर्व आने वाले चक्रवात हैं, दूसरा मानसून के समय या मानसून के दौरान आने वाले चक्रवात, और 3rd नंबर पे है मानसून के जाने के बाद में आने वाले चक्रवात हैं। चक्रवाती तूफान गर्म इलाके में यानी उष्णकटिबंधीय प्रकार के चक्रवात आते हैं। समुद्र में मौसम की गर्मी से हवा गर्म होकर अत्यंत कम वायुदाब का क्षेत्र बनाती है। हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर उठती है और ऊपर से नमी से मिलकर संघनन में बदल जाती है, और इसी के कारण से खाली जगह को भरने के लिए वहां आसपास की नम हवा तेजी से नीचे आती है और इस प्रकार से लगातार ऊर्ध्वाधर का उत्थापन बना रहता है, और इसी के कारण से लगातार वहां पर बारिश होती रहती है, यानी चक्रवात का आगमन होता है। जब हवा बहुत तेजी से उस क्षेत्र के चारों तरफ घूमती है तो घने बादल होते हैं और बिजली कड़कती है, इसी के साथ में मूसलाधार बारिश होती है। तेजी से घूमती हुई हवा इन क्षेत्रों का व्यास हजारों किलोमीटर तक हो सकता है, यानी चक्रवात का व्यास है वो कई हजारों किलोमीटर तक हो सकता है। चक्रवात लो प्रेशर वाले एरियाज में उत्पन्न होते हैं जहां पर हवाएं बाहर से केंद्र की ओर प्रवेश करती हैं, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर बना हुआ है तथा लगातार हवाओं का अंदर की तरफ प्रवेश करने के कारण से हवाओं का ऊर्ध्वाधर उत्थापन होता है तथा वायुमंडल में जाकर के ये हवाएं फैल जाती हैं, और इनका तापमान कम होने के कारण से इनमें एक्स्ट्रा नमी धारण करने की क्षमता खत्म हो जाती है, और इसी के कारण से संघनन होता है और फिर लगातार यहाँ पर बारिश होती है चक्रवातों के अंदर। चक्रवाती तूफान में तेज हवाएं चलती हैं और मार्ग में पड़ने वाले सभी पेड़ पौधे या घर या फिर बिजली के खंभे आदि बुनियादी चीज़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, जिससे जन जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। चक्रवाती तूफान के साथ समुद्र का पानी भी आता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ के हालात बन जाते हैं, यानी तटवर्ती क्षेत्रों पर चक्रवात की उत्पत्ति होने के कारण से तटीय एरिया जो होता है वहां पर मूसलाधार बारिश होती है, और इसी के कारण से वाटर लेवल अधिक हो जाता है, जिसके कारण से तट वाले एरियाज में भी बाढ़ की समस्या आती है। भारत में प्रवेश करने वाले चक्रवात एक बंगाल की खाड़ी से और एक अरब सागर की शाखा है जो भारत में प्रवेश करते हैं, जिसके कारण से तट वाले एरिया है वो सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। इसके बाद महाद्वीप के अंदर जाने पर आंतरिक भाग में इनका प्रभाव कम देखने को मिलता है। वेस्ट बंगाल में आने वाले चक्रवातों को काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। चक्रवातों के कारण से काफ़ी जन धन की हानि होती है, मानवीय अधिवास नष्ट हो जाते हैं तथा तटीय जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसी के साथ में यहाँ के व्यवसाय और कृषि पर भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है बाढ़। नदी के मार्ग में आवश्यकता से अधिक जल का होने के कारण से बाढ़ की उत्पत्ति होती है, या फिर समुद्र जल स्तर के ऊपर उठ जाने के कारण से तटवर्ती एरियाज में बाढ़ की प्राप्ति अधिक होती है। इसी के साथ वर्षा की मात्रा में वृद्धि हो जाने के कारण से बाढ़ की समस्या आती है, या फिर किसी बांध के टूट जाने के कारण से भी बाढ़ की समस्या
आती है। बाढ़ क्या होती है? भूपटल पर अधिक वर्षा के कारण से उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ के प्रभाव से एक विस्तृत भूभाग जलमग्न हो जाता है तथा इसके विस्तृत पैमाने पर जन धन की हानि होती है, अधिवास नष्ट हो जाते हैं। वर्षा की अधिक प्राप्ति के कारण से वृक्षों की मात्रा है वो टूटने वाले वृक्षों की मात्रा अधिक हो जाती है। इसी के साथ में ही बाढ़ के प्रभाव से विस्तृत भाग जलमग्न हो जाता है और अन्य नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। बाढ़ के कारण से मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न होती है। बाढ़ नदी की एक ऐसी उच्च अवस्था है जिसमें नदी सामान्यतः अपने विशिष्ट पहुंच वाले प्राकृतिक बांधों को तोड़ करके बहने लगती है, अर्थात नदी में जल की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण से बाढ़ का आगमन होता है नदियों की वहिकाओं में और सागरीय जल के ऊंचे होने के कारण से, नदी में वाटर चैनल ऐड हो जाने के कारण से, या फिर सागरीय जल में जल स्तर अधिक ऊंचा हो जाने के कारण से वे सभी भूभाग जो सामान्यतः जलमग्न नहीं रहते हैं उन स्थानों तक जल पहुंच जाता है और ऐसी स्थिति को ही बाढ़ कहा जाता है। बाढ़ के कारण क्या है? बाढ़ के कारण बारिश का अधिक होना है या फिर बांध के टूटने के कारण से बाढ़ आती है। खराब ड्रेनेज सिस्टम यानी वाटर चैनल इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाने के कारण से या मार्ग में अवरोध आ जाने के कारण से वाटर चैनल अपना मोड़ बदल लेते हैं और इसी के कारण से बाढ़ें आती हैं। पेड़ पौधों की कमी के कारण से बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। नदियों में जलस्तर अधिक होने के कारण से बाढ़ आती है और बर्फ के अत्यधिक पिघलने के कारण से नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण से भी बाढ़ें आती हैं। बाढ़ के प्रभाव क्या हैं? फसलों को नुकसान है, जनजीवन को, अधिवास को, यातायात को या व्यवसाय को नुकसान पहुंचता है। भारत में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन से हैं? तो भारत में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। भारत में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है वो उत्तरी मैदान है जो अकेला 60% बाढ़ को झेलता है। फर्स्ट है गंगा बेसिन, यह बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। गंगा नदी के अलावा राप्ती, गंडक, शारदा और घाघरा जैसी नदियों को उत्तर प्रदेश में बाढ़ आने की संभावना अधिक होती है। सेकंड भाग है मध्य भारत और दक्कन नदी बेसिन, यानी दक्षिणी भाग में भी बाढ़ आती है जिसमें महानदी के द्वारा और ब्राह्मणी, बैतरणी आदि नदियों के द्वारा जो निर्मित डेल्टाई क्षेत्र है यानी उड़ीसा वाला क्षेत्र है। दक्षिणी और मध्य भारत में मुख्य रूप से गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा और महानदी जैसी नदियां उत्तरदायी हैं बाढ़ के लिए। ब्रह्मपुत्र और बराक नदी, इन घाटियों में अत्यधिक पानी के कारण से ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के किनारे बाढ़ आ जाती है और असम और वेस्ट बंगाल तथा सिक्किम जैसे राज्य इससे प्रभावित होते हैं। भारत का उत्तरी मैदानी क्षेत्र है वो सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित होता है। इसी प्रकार से कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। जो उत्तरी बिहार वाला रीजन है वो बाढ़ से ग्रस्त रहता है। दक्षिणी भाग में भी महानदी, गोदावरी, कृष्णा आदि नदियां हैं वो प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट आपदा है आग। वनों के अंदर लगने वाली आग या फिर मनुष्य के द्वारा निर्मित क्रियाकलाप है या किए जाने वाले क्रियाकलाप के द्वारा से लगने वाली जो आग है वो एक आपदा है। आग एक दहनशील पदार्थों का तीव्र ऑक्सीकरण है जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और अन्य रासायनिक प्रतिकारक उत्पाद जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीकरण से उत्पन्न गैस आयनीकृत होकर प्लाज्मा पैदा करते हैं और दहनशील पदार्थों में
सन्निहित अशुद्धि के कारण ज्वाला के रूप में रंग और आग की तीव्रता में अंतर हो सकता है। सामान्य रूप से आग दाह पैदा करता है, यानी जलाती है, जिसमें भौतिक रूप से पदार्थों को क्षतिग्रस्त करने की क्षमता होती है। जितने भी प्राकृतिक और मानवीय वस्तुएं हैं, उनमें ज्वलन का होना या उनका जलना आग कहलाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उत्पत्ति होती है। प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा से मानव संकट में वृद्धि हो जाती है तथा मानव के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं तथा इसके साथ में ही पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसी के साथ में संरचनात्मक या मूलभूत ढांचा है या सिंचाई संबंधी समस्याएं हैं, इन सभी में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा 23 दिसंबर 2005 को प्रधानमंत्री को अध्यक्ष के रूप में लेकर के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसके अधिकतम 9 अन्य सदस्य हैं। The National Disaster Management Authority is located in New Delhi. It was formed the year 2005 under the Ministry of Home Affairs. तो गृह मंत्रालय के द्वारा 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। प्राधिकरण को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कुछ प्रमुख कार्य सौंपे गए हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और इंस्ट्रक्शंस निर्धारित करना तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना तथा भारत के सरकार के मंत्रालय और विभागों द्वारा तैयार योजनाओं का अनुमोदन करना इसका कार्य है तथा राज्य के लिए योजनाएं निर्मित करने के लिए राज्य प्राधिकरण को दिशा निर्देशित करना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का उद्देश्य है। आपदाओं की रोकथाम करना और उनके लिए विकास योजनाएं बनाना तथा परियोजनाओं में इसके प्रभाव को कम से कम करने के लिए सरकार को मंत्रालय तथा विभागों के द्वारा इनका पालन करने के लिए दिशा निर्देशित करना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकरण हेतु स्थूल नीतियों को दिशा निर्देशित करना इसका उद्देश्य है। आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां तथा योजनाओं का क्रियान्वयन करना तथा इनका कोऑर्डिनेशन करना उद्देश्य है। परामर्शदात्री समिति आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 7 यह प्रावधान करती है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक सलाहकार समिति नियुक्त कर सकता है, जिसमें विभिन्न पहलुओं पर सिफारिश कर आपदा के प्रबंधन के लिए विशेषज्ञ शामिल होंगे तथा इसकी सहायता से केंद्र सरकार द्वारा गठित की जाने वाली राष्ट्रीय कार्यकारी समिति द्वारा कार्य किया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति क्या होती है? अब राष्ट्रीय कार्यकारी समिति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और केंद्र सरकार के सभी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी होती है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये क्या होता है? आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 14 सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकार अपने सरकारी राजपत्र में अध्यादेश जारी करके एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करेगी तथा राज्य लेवल पर आई आपदाएं और उनके प्रबंधन के लिए कार्य करेंगी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य सरकार अधिनियम की धारा 25 के तहत राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित करेगी। जिन जिलों में जिला परिषद है वहां जिला प्रमुख ही सह अध्यक्ष होगा। अधिनियम में प्रावधान है कि राज्य सरकार अतिरिक्त जिला कलेक्टर स्तर के अधिकारी को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करेगी। आपदाओं के प्रबंधन के 3 चरण होते हैं।
तो पहला चरण क्या होता है, रोकथाम के उपायों द्वारा क्षेत्र को आपदा शून्य करना उद्देश्य है। सेकंड चरण है आपदा से निपटने की तैयारी करना। थर्ड है आपदा के पश्चात राहत बचाव तथा उनको एडजस्ट करने की कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपदाओं को प्रबंधन करने के लिए 3 चरण इसमें सम्मिलित हैं। सभी 3 एजेंडा को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे। सबसे पहले आपदा वाले क्षेत्र कम से कम हों और इसके बाद में अगर आपदा आती है तो उससे हम किस प्रकार से निपटेंगे तथा इसके बाद आपदा अगर आ जाती है तो राहत और बचाव कार्य किस प्रकार से किए जाएंगे। नोडल एजेंसी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, तो कुछ मुख्य आपदाएं हैं जिनसे निपटने के लिए कुछ एजेंसीज बनाई गई हैं। फ्लड के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, साइक्लोन के लिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अर्थक्वेक से निपटने के लिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कार्य करता है। एपिडेमिक्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ व फैमिली वेलफेयर काम करता है। एवियन यानी उड्डयन एजेंसी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड एनिमल हस्बेंड्री काम करता है। केमिकल डिजास्टर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट काम करता है। इंडस्ट्रियल डिजास्टर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कार्य करता है। रेल एक्सीडेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एयर एक्सीडेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, फायर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कार्य करता है। न्यूक्लियर एक्सीडेंट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी काम करता है। माइन डिजास्टर के लिए डिपार्टमेंट ऑफ माइन काम करता है। इतिहास में कुछ प्रचंड आपदाएं जो भारत में घटित हुई हैं, जिसमें कश्मीर की बाढ़ और उत्तराखंड में आकस्मिक बाढ़। कश्मीर में बाढ़ वर्ष 2014 में आई, उत्तराखंड में बाढ़ वर्ष 2013 में आई। प्रभावित क्षेत्र हैं श्रीनगर, बांदीपुर, राजौरी आदि हैं और मृत्यु दर वहां पर 500 से अधिक हुई है। इसी के साथ उत्तराखंड में 2013 में प्रभावित क्षेत्र गोविंद घाट, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी नेपाल क्षेत्र है और जहां पर मृत्यु दर 5000 से भी अधिक आई है। और हिंद महासागर में सुनामी 2004 में आई, जिसमें प्रभावित क्षेत्र है दक्षिणी भारत से लेकर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा श्रीलंका और इंडोनेशिया इसमें सम्मिलित हैं, जहां पर 2 लाख से भी अधिक मृत्यु दर्ज की गई। इसी के साथ एक भीषण आपदा और थी। गुजरात में भूकंप वर्ष 2001 में आया था, जिससे प्रभावित क्षेत्र है भुज क्षेत्र, अहमदाबाद, गांधीनगर, कच्छ, सूरत जिला, सुरेंद्रनगर जिला, राजकोट, जामनगर और जोड़िया है। इसमें मृत्यु दर 20,000 से भी अधिक है। 26 जनवरी 2001 के दिन सुबह गुजरात में भारी भूकंप प्राप्त हुआ था। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पर मापने पर 7.6 से लेकर के 7.9 की रेंज में थी। यह 2 मिनट तक जारी रहा। नेक्स्ट आपदा उड़ीसा में आई थी महाचक्रवात के रूप में वर्ष 1999 में। प्रभावित क्षेत्र है भद्रक, तटीय क्षेत्र है केंद्रपारा, बालसोरा, जगत सिंहपुरा, पुरी क्षेत्र है और गंजम क्षेत्र है, जिसमें मृत्यु दर 10,000 से भी अधिक रही। यह 1999 में उड़ीसा राज्य में प्रभावित करने वाले सबसे खतरनाक तूफानों में से एक है। इसे पारादीप चक्रवात या सुपर चक्रवात 05B के रूप में जाना जाता है। जब यह चक्रवात 912 MB की चरम सीमा पर पहुंच गया था तो यह उत्तर भारतीय बेसिन का सबसे मजबूत उष्णकटिबंधीय चक्रवात बन गया था। नेक्स्ट त्रासदी है लातूर भूकंप वर्ष 1993। तो प्रभावित क्षेत्र इसमें उस्मानाबाद और लातूर जिले थे। मृत्यु दर यहाँ पर 20,000 से भी अधिक थी। महाराष्ट्र में ये भूकंप आया था वर्ष 1993 में। यह भूकंप सबसे घातक भूकंपों में से एक था, जिसने महाराष्ट्र के लातूर जिलों को पूरी तरह से क्षत-विक्षत कर दिया था। भूकंप की तीव्रता को 6.4 रिक्टर स्केल पर मापा गया था।
नेक्स्ट आपदा, महान अकाल की प्राप्ति हुई वर्ष 1876-1878 तक। प्रभावित क्षेत्र इसमें मद्रास, मैसूर और हैदराबाद तथा बॉम्बे थे। मृत्यु इसमें 3 करोड़ लोगों की हुई। और 1876 से 78 में देश के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में एक बड़ा अकाल था। इस अकाल में लगभग 3 करोड़ लोगों की जान गई। यह अकाल चीन में पहली बार शुरू हुआ, बाद में यह भारत में शुरू हुआ। 1876 और 1878 के बीच की अवधि में इसने लाखों लोगों को प्रभावित किया। नेक्स्ट है कोरिंगा चक्रवात 1839 में। इससे प्रभावित क्षेत्र कोरिंगा जिला। मृत्यु इसमें 3.2 लाख लोग मारे गए थे। आंध्र प्रदेश में कोरिंगा शहर में बंदरगाह में कोरिंगा चक्रवात से भारत अत्यधिक प्रभावित हुआ। आंध्र प्रदेश में गोदावरी जिले के छोटे से शहर कोरिंगा में इस चक्रवात ने भीषण तबाही मचाई और जिससे पूरे शहर को इसने तबाह कर दिया। नेक्स्ट है कलकत्ता चक्रवात। ये वर्ष 1737 में आया था, जिससे प्रभावित क्षेत्र कलकत्ता के निचले इलाके थे। मृत्यु इसमें 3 लाख से अधिक लोगों की हुई। और हुगली नदी चक्रवात, जिससे कि 1737 में कलकत्ता को प्रभावित किया। बहुत से लोग मारे गए और बड़ी संख्या में यहाँ पर जहाज और 20,000 बंदरगाहों पर डाक क्षतिग्रस्त हो गए। ठीक है, इसे कलकत्ता चक्रवात के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि कलकत्ता क्षेत्र के निचले इलाकों में चक्रवात के कारण से बुरी तरह से ये क्षेत्र प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट है बंगाल अकाल। तो वर्ष 1970 और 1773 में बंगाल में अकाल आया। प्रभावित क्षेत्र है इसमें बंगाल, उड़ीसा और बिहार। मृत्यु इसमें 1 करोड़ लोगों की हुई। और यह अकाल 1770 से 1773 तक लगभग 3 वर्षों तक लगातार जारी रहा। ऑफ द डे, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र अंग्रेजों के सहयोग से स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए भिलाई, ऑप्शन बी दुर्गापुर, ऑप्शन सी राउरकेला, ऑप्शन डी बोकारो। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। उम्मीद है कि क्लास समझ आई होगी। इसके साथ ये है वीडियो का एंड। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.